हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं जून मंथ की मंथली मैगजीन है विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने इकॉनमी वाले टॉपिक पे, यानी जीएस3 का पार्ट है। इसके हम करंट अफेयर्स आज देखने जा रहे हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, पहली बार पीएम पाठशाला पर आए हैं, तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारी सारी ही प्लेलिस्ट से जुड़िए, ताकि आपको टाइमली करंट अफेयर्स, स्टैटिक पार्ट्स, मेन आंसर राइटिंग, सारा चीज़ें मिल सकें। आज का पहला टॉपिक है इकॉनमी में इंडिया का मिडिल क्लास। इंडियाज़ मिडिल क्लास के बारे में बात हो रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इंडिया के मिडिल क्लास की जो इनकम है वो बढ़ रही है। इंडिया का अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है। अब मिडिल क्लास किसको कहते हैं? देखो, मिडिल क्लास का मतलब है हर कंट्री का ना, मिडिल क्लास की अलग अलग परिभाषाएं आप कह सकते हो कि हैं, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर, एजुकेशन लेवल, सोशल सर्विस और परसेप्शन ऑफ वेल्थ के अकॉर्डिंग मिडिल क्लास का डिफाइन किया जाता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भी अपने हिसाब से डिफाइन किया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम ना एक काम करते हैं, कंट्रीज़ को ना एनुअली क्लासीफाई कर देते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम के बेसिस पे, उनकी पर कैपिटा के बेसिस पर, जो भी प्राइमरी इनकम है। तो ब्रॉड फ्रेमवर्क है कि कोई इनकम ग्रुप मिडिल सेगमेंट में अगर आ रहा है ग्लोबल इकॉनमी के, तो उसको मिडिल क्लास कह देते हैं। इसमें भी लो लेवल ऑफ इनकम वाले भी हैं, लोअर मिडिल क्लास भी है, लो अपर मिडिल क्लास भी है ना, हाई इनकम वाले भी हैं। तो ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन के बेसिस में कह रहा है कि जो भी इनके इनकम के ब्रैकेट्स में आते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आप डिवीजन कर सकते हैं। अब हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मिडिल क्लास इन इंडियन इकॉनमी का कंट्रीब्यूशन कैसा है? देखो, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट मिडिल क्लास कर रही है। कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है मिडिल क्लास? सबसे बड़ी बात है ड्राइविंग कंजम्पशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला बाय 2036 इंडिया की जो मिडिल क्लास है, एफ्लुएंट कंज्यूमर्स है, वो 93% स्पेंडिंग करते हैं। एंड ये कह रहा है कि 80% ये 2026 में राइज भी कर गई है। फिर इससे टैक्स के रेवेन्यू कितना सपोर्ट करते हैं? आप सोचो, जितने भी सैलरीड मिडिल क्लास हाउस होल्ड है, वो सबसे बड़े मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं थ्रू कंजम्पशन। फिर बूस्ट जीडीपी की ग्रोथ, डिस्पोजेबल इनकम राइज होगा तो उससे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो जीडीपी की ग्रोथ होगी अपने आप ही। रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, रादर देन जस्ट कंसंट्रेटेड ऑन ट्रेडिशनल मेट्रोपोलिस। अब क्या हो रहा है कि 93% जो अर्बन कंज्यूमर है उसका राइज हो चुका आउटसाइड द टॉप 5 सिटीज़। ऐसा नहीं खाली नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में, इसके अलावा भी कई सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर अर्बन क्लास जो है वो बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो है आपकी मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहा है। और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब आप एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करते हो, मिडिल क्लास कॉन्टीन्यूसली बिल्ड कर रही है ह्यूमन कैपिटल भी, तो उससे भी फ़ायदा हो रहा है। अब क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है इंडिया के मिडिल क्लास से, वो देखते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के मिडिल क्लास में लोअर मिडिल इनकम ट्रैप। एट प्रेजेंट अगर आप देखते हो तो इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है वो $2600 का है। तो टू मूव इनटू वर्ल्ड बैंक की अपर मिडिल इनकम कैटेगरी, इंडिया मस्ट क्रॉस अ थ्रेशोल्ड ऑफ, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपर मिडिल क्लास में आ जाएं, तो उनको $4500 का थ्रेशोल्ड पार करना पड़ेगा। बट अभी अगर हम देखते हैं तो फ़िलहाल में $2600 तो एटलीस्ट इंडिया के अंदर इनकम इस तरह से आ ही रही है। फिर डेट का बर्डन की बात करें तो इंडिया का जो हाउस होल्ड डेट है वो बढ़ गया है, 45.5% हो गया है जीडीपी के। साथ ही साथ इनकम की इनइक्वालिटी है। रिचेस्ट जो 10% इंडिया में है वो 65% टोटल नेशनल वेल्थ को होल्ड करता है। टॉप 1% है जो कि 40% वेल्थ को होल्ड करता है। टेक्नोलॉजी का थ्रेट देखें तो बाय 2031 इंडिया का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसकी वजह से 1.5 मिलियन जॉब्स चली गई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। नीति आयोग ने साफ साफ कहा टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा थ्रेट है, और इससे बहुत बड़ा चैलेंज इंडियन के मिडिल क्लास को झेलना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे के सारे जॉब वाले हैं। सोशल कंस्ट्रेंट है, पेट्रियार्की ने रिस्ट्रिक्ट किया पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स, जिससे अर्निंग जो पोटेंशियल है मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स का वो कम है। फिर हेल्थ है, एजुकेशन है, इससे कॉस्ट इन्फ्लेशन होता है, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर लगता है ना। प्राइवेट स्कूलिंग है, कोचिंग की कॉस्ट है, सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऐसा है जो बहुत कवर करता है बॉटम और सैलरी टॉप, तो इससे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं। अब क्या रिफॉर्म्स इंडिया ले ताकि ना मिडिल क्लास एम्पावर हो जाए? सबसे बड़ी ज़रूरत है सिंप्लीफाइड टैक्सेशन, यानी यूनियन बजट 2025-26 ने साफ बोला कि हमें ज़ीरो टैक्स सैलरी जो थ्रेशोल्ड है उसको रेज़ करने की ज़रूरत है टू 12 लाख। नया टैक्स रिजीम के अंदर लाने की ज़रूरत है ताकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, कंजम्पशन बढ़े, और हमें अपनी रिटायरमेंट सिक्योरिटी को इन्हांस करने की ज़रूरत है। जैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये 2025 से इफेक्टिव हुई थी। तो यूपीएस क्या करता है? रिटायरमेंट सिक्योरिटी बढ़ाता है, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। एक सिग्निफिकेंट सेगमेंट तैयार होता है मिडिल क्लास का,
उसके बाद एंटरप्रेन्योर क्रेडिट की बात करें तो अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गवर्नमेंट ने डिस्पर्स किया है 57 करोड़ लोन्स 40.0.7 लाख करोड़ का। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से क्या हो रहा है, स्मॉल बिजनेस क्रिएट हो रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है कम से कम, तो वो ना इनफॉर्मल क्रेडिट पर भी डिपेंडेंट नहीं है, तो इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग चलाई हुई है, स्कीम है जैसे कि स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड तैयार करा गया है ताकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए डिज़ाइन करा गया है। सिंस इस लॉन्च इन 2019 आप समझो 58,000 होम्स थे, कंप्लीट किया गया अक्रॉस 146 प्रोजेक्ट्स। फिर अफोर्डेबल हेल्थ केयर की बात करें तो अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 86.51 लाख सीनियर सिटीजन्स ने जो कि 70 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, उन्होंने आयुष्मान वय वंदन कार्ड में उनके नाम आए, उन्होंने लिए ये कार्ड भी ताकि कैशलेस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट भी वो ले सकें। तो कह रहा है कि वे फॉरवर्ड में कैसे और करें कि भारत का जो मिडिल क्लास है वो एम्पावर हो जाए। तो कह रहे हैं सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ना लो मिडिल इनकम ट्रैप से उनको बाहर निकालें, और उसके लिए क्या है, PLI स्कीम करो, मेक इन इंडिया, घर में अपने बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग मिशंस के साथ उनको जोड़ो और इसको आगे बढ़ाओ, फ्यूचर प्रूफ करो वर्कफोर्स का। हमें इंडिया AI मिशन के तहत हमें चाहिए कि हम ना AI टैलेंट को और बढ़ाएं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन इकोसिस्टम दें ताकि हम इससे अच्छे से काम कर सकें। फिर रिड्यूस हाउस होल्ड डेट बर्डन, RBI का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है डिजिटल लैंडिंग का, इससे क्या होगा, इससे कंज्यूमर का प्रोटेक्शन इन्हेंस होगा, रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग होगी, वुमेन का लेबर फोक वासी जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ेगा। देखो अफोर्डेबल चाइल्ड केयर बढ़ेगी, सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट होगा, तो इससे अनलॉक होंगी हाउस होल्ड अर्निंग पोटेंशियल, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो कीप फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल थ्रू सप्लाई चेन रिफॉर्म्स। हमें एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स को भी अपने बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और कैसी बनानी पड़ेगी मॉनेटरी पॉलिसी हमें प्रूडेंट बनानी पड़ेगी। अब आपको ना एक एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू राइटिंग समथिंग और लर्निंग समथिंग यू शुड अवेयर अबाउट इट। तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, एक्टिंग विद केयर थॉट एंड गुड जजमेंट, ताकि अननेसेसरी रिस्क और अननेसेसरी प्लान खराब ना हो हमारे, उसको कहते हैं प्रूडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो इंडिया ने देखो इन अंदर 4 ईयर्स में 2030 तक पूरा हमें है कि $4,000 तक इंडिया टच कर जाएगा और हम अपर मिडिल इनकम कंट्री में आ जाएंगे टू एंड जॉइन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑल्सो। तो बाय प्रमोटिंग एक्सेसिबिलिटी द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ड ग्रेटर कॉन्फिडेंस अमंग मिडिल इनकम फैमिलीज, ताकि सस्टेन्ड अप्रोच के साथ लाइव्स और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फ्यूचर प्रोग्रेस की क्रिएट हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ने इंट्रोड्यूस करा है कई सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म्स, ताकि आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो अच्छा हो जाए। तो की मेजर्स लेने की क्या ज़रूरत है, देखो जो भी इंटरेस्ट इनकम है उसमें से टैक्स एग्जेम्प्ट करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो FAR क्या है, फुली एक्सेसिबल रूट क्या होता है ये, इसका मतलब है कि ऐसा चैनल जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट जी सिक्योरिटीज़ पे यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे सेलेक्ट करें, इन्वेस्ट करें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, जनरल रूट के अंडर ही। तो इस पर रिफॉर्म लेकर आया है। तो एडिशनली ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है जो भी इंडियन कंपनीज लिस्टेड हैं पर्सन आउटसाइड इंडिया, वो अपना 44% तक उसको भी बढ़ाया गया है। देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फ़र्क होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी जो FPI है उसका मतलब है फॉरेन इंडिविजुअल से जो बना है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या जो भी फंड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक है, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सारे दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में कंपनीज़ के बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई द नेचर ऑफ FPI शॉर्ट टर्म। FDI का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर करता है ताकि एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वो एंटरप्राइज का निकाल सके, एंड दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग एज वेल। ठीक है, अब जी सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, ये गवर्नमेंट के डेट ऑब्लिगेशन को एक्नॉलेज करते हैं। अब ये देखो ये इशू कैसे होते हैं, जो आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये RBI के कंडक्टेड ऑक्शंस के थ्रू, ई-क्यूबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू होते हैं। जैसे RBI का कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, या जी सिक्योरिटी क्या करता है, प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है ना, हैंस ये क्या है, रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट है। इंडिया में देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स भी, बॉन्ड्स भी डेटेड सिक्योरिटी के करती है, स्टेट गवर्नमेंट खाली बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी करती है। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारे यहाँ जो है, और ऊपर से देखो जी सिक्योरिटीज़ का बड़ा फ़ायदा है, गारंटेड रिटर्न है आपके पास।
आपका ये सबसे बड़ा अट्रैक्टिव यील्ड होती है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आपके हैं ना स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और स्पेशल सिक्योरिटी मिलती है, हाई लिक्विडिटी है, आप इसको आराम से बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट पर, आपको इमीडिएट कैश मिल जाएगा, एक कोलेट्रल की तरह काम करती है अगर आपको रेपो मार्केट में है ना बोरो करने हो फंड्स या इन्वेस्टिंग इन G-Sec। इससे क्या होगा, साथ साथ आपकी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी मेंटेन रहती है इन्वेस्टर्स की, रीजनल रूरल बैंक्स की, तो ये सब फायदे हैं जी सिक्योरिटी के। अब टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है हमारी कंट्री में, देखो ट्रेजरी बिल्स है, शॉर्ट टर्म डेट होते हैं 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज के, लेस देन 1 ईयर के बेसिकली होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, बट आर इशूड एट डिस्काउंट, और रिडीम में आप इसको फेस वैल्यू पे कर सकते हो। एक कैश मैनेजमेंट बिल होता है, ये भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसको 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये शॉर्ट टर्म है, डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है, 91 डेज से कम इसका मैच्योर पीरियड होता है, टेम्प्रेरी कैश फ्लो है, मिसमैचेस अ गवर्नमेंट है ना, कभी ऐसा हो रहा हो तो गवर्नमेंट कर लेती है। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है, ऐसी सिक्योरिटी जो कि फिक्स है या फिर फ्लोटिंग है, इट इज पेड ऑन द फेस वैल्यू इन हाफ ईयरली बेसिस पे इसको किया जाता है, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी फिक्स या फ्लोटिंग भी होती है, इसमें इंटरेस्ट रेट कूपन ये सब लगता है। जनरली जो टेनर रेटेड होता है आपका डेटेड सिक्योरिटीज़ का, वो 1 साल से 40 साल से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मोर देन 1 ईयर ही होता है, 1 ईयर टू 40 ईयर्स। एक स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, ये मार्केट बोरोइंग है बाय स्टेट गवर्नमेंट, डेटेड सिक्योरिटी इसको करती हैं, इनका जो मैच्योरिटी टाइम है मोर देन 1 ईयर है। अब मेजर रिस्क एसोसिएटेड क्या है जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम होल्ड कर रहे हैं, सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट का रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, जी सिक्योरिटी प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मार्क टू मार्केट और कैपिटल लॉसेस हैं इफ सोल्ड बिफोर मैच्योरिटी, री इन्वेस्टमेंट का रिस्क है, कूपन पेमेंट और मैच्योरिटी प्रोसीड्स में हैव टू बी री इन्वेस्टेड लोअर इंटरेस्ट रेट्स, इससे इन्वेस्टर का ओवरऑल यील्ड रिड्यूस होगा। लिक्विडिटी रिस्क की बात करें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑफ सेल G-Sec क्विकली एट अ फेयर प्राइस, क्योंकि लो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, बायर्स नहीं मिलेंगे आपको, ऐसे डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी, फिर आपको लॉस होगा जिसकी वजह से। तो हाईली लिक्विड G-Sec के पास एक्टिव बाय सेल कोड्स होना विद नैरो बिड रिस्क स्प्रेड भी होता है एक, तो लिक्विडिटी रिस्क ऐसे आ जाता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिलेशनशिप की इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ कैसे कैसे, देखो जी सिक्योरिटी है नॉट जस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोइंग, ये बेसिकली इससे क्या होता है, ग्रोथ बढ़ती है, लिक्विडिटी इंटरेस्ट रेट ये सब बढ़ता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या फ़ायदा है, देखो जी सिक्योरिटी के फ़ायदे हमें कोर पिलर क्यों माना जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर कैपिटल रेज करोगे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू तो इसको चैनल किया जाता है प्रोडक्टिव पब्लिक एसेट्स के थ्रू। मनी सप्लाई की बात करें जाए तो RBI यूटिलाइज कर ही रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी इनेक्ट करी जा सके, ओवरऑल मार्केट लिक्विडिटी को मैनेज किया जा सके। बॉन्ड प्राइस का देखा जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के जो प्राइसेस हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट है, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट राइज करेगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड गिरेगा, है ना, इसका ऐसा देखो, इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट का प्राइस से, हम सभी जानते हैं। डेट मैनेजमेंट की बात देखें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर आल्सो यूज्ड टू रीफाइनेंस ना एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स को करने के लिए, उसमें फ़ायदा होगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस में ये कम से कम सहारा तो हो जाता है आपके पास कि सॉवरेन यील्ड कर्व इज़ हाईली सेंसिटिव टू इन्फ्लेशन एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट, तो आप कम से कम वहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पर कम से कम एक फिक्स इनकम निकल के ही आएगी। तो रिफॉर्म विल अट्रैक्ट और ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टर्स आएंगे, हम कर भी इसीलिए रहे हैं ताकि हमारा कैपिटल, स्टेट कैपिटल और फॉरेक्स इन्फ्लोज बढ़ सके, मार्केट एक्सेस सिंप्लीफाई हो सके, और हमारा यही प्रयास है कि इंडियन बॉन्ड ग्लोबल इंडाइसेस में इंक्लूड हो सकें, डेट डीपन हुए, है ना, इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़े, स्ट्रेंथन हो रेजिलियंस और ग्लोबल इंटीग्रेशन हो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के साथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाइस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। IBC को देखो 10 साल हो गए इसके इम्प्लीमेंट को, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इसको अभी रिसेंटली नोटिफाई करा कि भाई हाँ IBC एक्ट 2026 इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या है कि इनेक्ट हुआ रिकमेंडेशन पर बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर TK विश्वनाथन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था कि हम ना एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं ताकि रिजॉल्व कर सकें हम इंसॉल्वेंसी अक्रॉस कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। तो उसमें कंसोलिडेट करे गए हैं मल्टीपल इंसॉल्वेंसी लॉ सिंगल स्ट्रक्चर में, जैसे फॉलोइंग डेल्ट विद द इंसॉल्वेंसी कंपनी एक्ट है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज़ हैं, डेट रिकवरी मैकेनिज्म्स हैं, या आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर फ्रेमवर्क्स हैं, ये सभी को अभी इसमें डाला गया है।
इससे क्रेडिट पैराडिगम फ्रेगमेंटेड डेट फ्रेंडली डेटराइजेशन एरा से यूनिफाइड टाइम बाउंड हो चुका है। रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात करें तो कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है जिससे एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म निकल कर आएगा। अब 4 पिलर्स हैं आईबीसी के, वो कौन कौन से हैं? रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। दूसरा रेगुलेटेड प्रोफेशनल्स होंगे जो कि मैनेज करेंगे कॉर्पोरेट डेटर्स को, रेजोल्यूशन प्रोसेसेस को। इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी होगी जो कलेक्ट करेगी, वैलिडेट करेगी फाइनेंशियल डेटा को। तो ये सारे के सारे पिलर्स हैं जो कि ना आईबीसी पे काम करते हैं। अब देखो रिजॉल्व करने के लिए भी ना इन्होंने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बनाया हुआ है ताकि क्या हो, इसमें बैठेगी कमेटी ऑफ क्रेडिटर जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे जो पूरा रेजोल्यूशन प्लान को इवेल्युएट करेंगे। वही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे कि फ्यूचर में कैसे स्ट्रेस एंटिटीज़ को कैसे कमर्शलाइज करना है, कैसे उसको ना, देन दे मेक इंपॉर्टेंट कमर्शियल डिसीजन ऑल्सो। तो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी ये फास्टर तरीका होगा, ये हाइब्रिड तरीका होगा, इसमें आपका 120 दिन में कंप्लीशन होएगा। तो की सक्सेसफुल रेजोल्यूशन होने से क्या होगा? देखो कह रहा है कि पहले ऐसा नहीं कि आप पहली बार आप पढ़ रहे हो, आईबीसी की वजह से, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की वजह से कई रेजोल्यूशन केसेस में बहुत सक्सेसफुल हुआ है। कह रहा कैसे? कह रहा हिसार का स्टील रेजोल्यूशन था, क्रेडिटर्स ने रिकवर किया डिसेंट क्लेम। भूषण स्टील एंड पावर था सक्सेसफुल, वहाँ पे डिस्ट्रेस स्ट्रेस को इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली ठीक कर दिया। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड देखो स्टैट्यूटरी बॉडी है, आईबीसी 2016 के तहत आया था ताकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वाले प्रोसेसेस को ठीक किया जा सके, ठीक है। इसमें चेयरमैन बैठता है, 3 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक आरबीआई का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, 5 अदर मेंबर्स होते हैं। अब अचीवमेंट क्या है आईबीसी के? क्योंकि भाई 10 साल हो गए हैं, है ना। सबसे बड़ी बात है कि इससे एनपीए डिक्लाइन हुआ है, यानी जितने भी बैंक के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे वो शार्पली गिर गए हैं पहले से, और ये बड़ी अच्छी बात है। रिकवरी भी हमारी इंप्रूव हुई है, क्रेडिटर्स ने बोला कि सक्सेसफुली वो रियलाइज़ कर पाए हैं 4 लाख करोड़ रुपए, तो बड़ा फ़ायदा है। डेटरेंस इफेक्ट यानी कि प्रमोटर्स ने, क्योंकि पहले उनको डर लगता था कंपनीज अंडर क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल में, अब 30,000 केसेज जो आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट्स के थे 14 लाख करोड़ के, उसको सेटल किया गया, विड्रॉ हुआ है प्री एडमिशन स्टेज पे ही। क्रेडिट डिसिप्लिन आना शुरू हुआ है। कह रहा IIM बेंगलोर ने स्टडी कंडक्ट की तो पता चल रहा है कि जो एवरेज ट्रांजिशन टाइम था फॉर कॉर्पोरेट अकाउंट्स टू मूव फ्रॉम ओवरड्यू बैक टू नॉर्मल कैटेगरी, वो पहले 344 डेज था, अभी 30 to 87 डेज हुआ, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब एग्जिस्टिंग चैलेंज लेकिन अभी कुछ है, क्योंकि रेजोल्यूशन में अभी भी डिले होता है, टाइम मैंडेटेड है 330 डेज, 744 डेज लगते हैं रिजॉल्व होने में। हेयर कट्स और वैल्यू वेरिएशन बहुत जाता है, यानी कि जो लोन का अमाउंट होता है बैंक जो अग्री करता है रिकवर करने में ड्यूरिंग ए डेट सेटलमेंट, वो रिड्यूस हो जाता है। हेयर कट हो गया यहाँ से, उसको हेयर कट कहते हैं, समझ रहे हो। यानी कि इसमें हेयर कट में समझ रहे हो ना, मान लो कोई अमाउंट था 10 लाख रुपए का, लेकिन बैंक जब उसको रियलाइज कराने जा रहा है, रिकवर करने जा रहा है, तो वो खाली मिले ही 5 लाख, तो हेयर कट हो गया ना 5 लाख रुपए होगा। लिक्विडेशन वैल्यू गिरी हुई है। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट अभी भी हैं। लिटिगेशन जुडिशियल इंटरवेंशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे फ्रिक्वेंट चैलेंजेस हैं रिजोल्यूशन प्रोसेस में। आईबीसी का रिमेन अनऑपरेशनलाइज्ड रहता है। टेक्नोलॉजिकल डेफिसिट ऐसे है कि ई कोर्ट्स इंट्रोड्यूस तो हुए हैं, लेकिन लिमिटेड डिजिटल कैपेसिटी जुडिशियल अफेयर्स ऑफिसर्स के अमंग होने के कारण या डेडिकेटेड आईटी कार्डर ना होने के कारण आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो कह रहा है फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? पीएमएलए के साथ है। जो ईडी अथॉरिटी है वो अटैच करी जाती है सेट अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, ताकि क्लीन स्लेट प्रिंसिपल्स पे काम कर सकें। पोटेंशियल बिडर डेटर होता है, तो प्रिंसिपल का एम क्या है कि सक्सेसफुल रेजोल्यूशन लेकर आना ताकि ये चीज़ें ठीक हों। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि सबसे पहले ज़रूरत है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को इन्हांस करना, यानी एक्सपेंशन ऑफ एनसीएलटी, नेशनल जो आपका एनसीएलटी जो है उसमें कम से कम हम अच्छे से अच्छे एक्सपेंड कर पाएँ। तो एनसीएलटी का फुल फॉर्म आपने ज़रूर याद रखना है गाइस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, क्योंकि बेंचेस जो हैं वो स्पेशल टास्क फोर्स इस पर काम कर सकें। इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी को ऑपरेशनलाइज करने की ज़रूरत है ना, इम्प्रूव करें हम एसेट वैल्यूएशन को, बहुत ज़रूरत है ये। डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल तैयार करें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है शुड एक्सेलरेट द इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करें ये। तो की प्रोविजंस आईबीसी के अमेंडमेंट एक्ट के क्या है? न्यू क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, स्ट्रिक्ट लाइन का इस्तेमाल करें। क्रॉस बॉर्डर ग्रुप इंसॉल्वेंसी का के तहत क्रॉस बॉर्डर में जो भी इंसॉल्वेंसी केसेस आते हैं उसको मैनेज किया जा सके। तो देखो एक बात तो है, आईबीसी फंडामेंटली हमारे इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क को काफ़ी डिसिप्लिन कर रहा है, रिकवरियाँ कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहा है। अगर हमारे परसिस्टेंट चैलेंजेस को हमने एड्रेस कर दिया और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ा दिया, टेक्नोलॉजिकली हमने इंटीग्रेट कर दिया,
समझ लो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इंसॉल्वेंसी में फास्ट काम कर पाएंगे, मोर प्रेडिक्टेबल होंगे और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे फिर हम। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड। अब ये न्यूज़ में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया कंसर्न, कहा भैया नेक्सस बन रहा है जो बैंक्स का, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का, बोरोवर्स का। पब्लिक मनी गिफ्ट्स एज लोन्स कैन नॉट बी अलाउड टू गो अनकवर्ड क्योंकि वीक रिकवरी एफर्ट्स है। अब की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या ली है? एरनेस, बहुत सारे एरर्स हैं जो बैंक प्रैक्टिस कर रहा है। कह रहा ओवर क्लेवर डिवाइसेस अडॉप्ट किए जा रहे हैं जिसमें ना लोन लाइबिलिटीज़ को बेचा जा रहा है एआरसीज़ को एज स्टीप ड्राइव डिस्काउंट्स, अलाउ कर रहा है बोरोवर्स को टू अल्टीमेटली सेटल द ड्यूज बाय पेइंग ऑनली। आप कुछ कह रहा है कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पे कर दो, बाकी फिर उसके बाद उसके बाद ये क्या करते हैं, डिस्काउंट ले लो। ऐसे आजकल हो रहा है। तो कह रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन या रिकवरी टेक्निक्स होती क्या है? देखो अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सरफेसी एक्ट आपके इसमें बोला ही हुआ है एआरसी के पास ना, जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके पास एक स्टैट्यूटरी टूल किट है। तो उसके पास क्या होता है, वो ना एक शेड्यूल बना लेते हैं रिस्ट्रक्चरिंग और रीशेड्यूलिंग का, वन टाइम सेटलमेंट करते हैं, डेट टू इक्विटी कन्वर्जन करते हैं, मैनेजमेंट टेक ओवर ले लेते हैं। अब ये इन्हीं तरह से आप समझो ये तरीके होते हैं रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन कराने के। जैसे ऑल्टरिंग करना रीपेमेंट पीरियड, ठीक है, लो करना इंटरेस्ट रेट्स को, फ्रीजिंग करना इंटरेस्ट पेमेंट्स को। तो उसके बाद बोरोवर्स को कहते हैं आउटस्टैंडिंग ड्यूज को डिस्काउंटेड लंप सम पेमेंट में आप अलाउ कर देते हैं। फिर कन्वर्टिंग अ पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट को इक्विटी शेयर बोरोवर कंपनी के, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, उस ऑपरेशन को टेक ओवर किया, चेंज किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बोरोवर कंपनी। अब उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, ये पोजेशन करते हैं उसकी और सेल कर देते हैं कोलेटरल पब्लिक ऑक्शन वगैरह में विदाउट सिविल कोर्ट इंटरवेंशन। अब स्टैट्यूटरी चेंजेस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पर? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं इनके रिकन्सिडरेशन में, पर्टिकुलरली वेयर पब्लिक मनी इज़ इन्वॉल्व। क्योंकि कमर्शियल विजडम की यहाँ पर रिजेक्शन है, एक्सक्यूज़ आ रही है। जब कोर्ट एक्नॉलेज करते हैं ना कि जब रिव्यू करते हैं वो कमर्शियल विजडम ऑफ बैंक, तो इट स्टेटेड दैट बैंक्स कैन नॉट यूज एज इट्स एक्सक्यूज टू जस्टिफाई रेकलेसली की वेविंग लोन्स यूजिंग टैक्स पेयर मनी। कि आप ऐसे नहीं कर सकते आप कि चलो भाई क्योंकि हम वेवर्स का भी तो लोन हम वो कर रहे हैं ना टैक्स पेयर मनी को यूज़ करते हुए, तो आप ऐसे नहीं कह सकते। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कमर्शियल विजडम होना, ये ज़रूर आपको पता ही होना चाहिए कि कमर्शियल विजडम का मतलब क्या है। आईबीसी में भी यूज़ किया गया है कमर्शियल विजडम का मतलब। इसका मतलब है सुप्रीम बिजनेस जजमेंट, जहां फाइनेंशियल डिस्क्रिशन है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के थ्रू। कोर्ट कैन नॉट सेकंड गैस या ऑल्टर नहीं कर सकता डिसीजन को रिगार्डिंग असेट वाइबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्लिट एंड ऑल। समझ रहे हो? ये वैसे देखो इसका प्राइमरी गोल होता है हाईएस्ट फाइनेंशियल रिकवरी करना वाइल कीपिंग द कॉर्पोरेट एंटिटी अलाइव। तो ये भी इसके अंदर एक आया कि रिजेक्ट किया गया कमर्शियल इस तरह से विजडम को। अब जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है एआरसी जो है, इसका डेफिनेशन क्या है? स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं टू एक्वायर एंड मैनेज द नॉन परफॉर्मिंग असेट ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अंडर द करंट आरबीआई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी डायरेक्शन 2025 एंड एसेट हेल्ड इन एआरसी ओन बैंक्स 180 डेज़ के लिए ओवरड्यू कर रखा है। और इसमें नरसिम्हन कमेटी थी सेकंड, इसको प्रपोज किया गया कॉन्सेप्ट ऑफ एआरसी इन इंडिया, ताकि बैंक क्लीन हो सकें, अपनी बैलेंस शीट उनकी क्लीन हो सके बाय टेकिंग ओवर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एंड रिकवरिंग ड्यूज। ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो जो सरफेसी एक्ट 2002 है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 3, वो क्या करता है? रजिस्ट्रेशन कराता है एआरसी की इन इंडिया टू द आरबीआई। अब इसकी प्रेजेंस क्या है? तेरा 27 एआरसी रजिस्टर किए गए आरबीआई के थ्रू। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेट की गई 2002 में और इंडिया का पहला फर्स्ट एआरसी है। रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द असेट ऑर्डरली विद इन 5 years ऑफ रिक्विजिशन, ऐसा भी करा जाता है, एक्सटेंड भी करा गया है। ये बेस्ड ऑन ओनरशिप एआरसी कुड भी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट कुछ भी, किसी भी तरह का ओनरशिप रख सकती है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने 2021-22 में ही अनाउंस किया था कि एक लार्ज कॉम्प्लेक्स कंसोर्टियम फंड एनपीए फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक सेटअप करने की ज़रूरत है। इसीलिए गवर्नमेंट एंटिटी है, इसको आरबीआई ने रजिस्टर कराया एज एन एआरसी अंडर सरफेसी एक्ट, ताकि मेजोरिटी जो उसके स्टेक्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक वाले हैं एंड बैलेंस बाय प्राइवेट बैंक ऑल्सो विद केनरा बैंक जैसे कि है, वो उसका एक स्पॉन्सर बैंक है। अब रेगुलेटरी प्रोविजंस क्या है एआरसी के अंडर आरबीआई? ध्यान से सुनना।
आपको मिनिमम नेट ओन्ड कैपिटल चाहिए 300 रुपये करोड़, मेंटेनेंस चाहिए 15%, आपके पास रिस्क वेटेड एसेट होना चाहिए, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इतनी मेंटेन होनी चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए ताकि कभी पोटेंशियल लॉस हो तो इतना आप झेल सको। रिपोर्टिंग टू इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, वैल्यूअर्स, ये सब इसके अंडर आते हैं। प्रोहिबिशन क्या है? रेजिंग मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, यहाँ बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते लैंड और बिल्डिंग में। डायरेक्टर कौन होगा यहाँ पर? 70 साल का होना चाहिए, 5 साल एट द टाइम ऑफ एलिजिबल और रीअपॉइंटमेंट विद इन अ मैक्सिमम 10 और 15 ईयर्स का है कॉन्टिन्यूसली। कूलिंग पीरियड की बात करें तो इंडिविजुअल इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट द सेम ARC रादर देना, आप समझ रहे हो, या तो आफ्टर मिनिमम गैप ऑफ 3 ईयर्स वो रह सकता है रीअपॉइंटमेंट में भी। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्क कैसे करती है? सबसे पहले एसेट को एक्वायर करेगी, वो जो भी स्ट्रेस्ड होगा या भी जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा बैंक का, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, उसको लिया, उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगी। देखो, डील्स आर नॉट ऑल कैश। यहाँ पर ARC जो होता है इशू करता है सिक्योरिटी रिसीप्ट, द बैंक रिडीमेबल ओनली। जब ARC रिकवर करेगा लोन तो उसके बाद बैंक रिकवरी इज कंटिंजेंट, नॉट गारंटीड भी नहीं होती। फिर मैनेजमेंट फ़ी होती है। ARC क्या करती है? चार्ज करती है सेलर को 1.5 से 2% एसेट वैल्यू और रिकवरी मैनेज करती है। अब चैलेंजेस क्या होते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन जब भारत में काम करती है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ पुअर बुक वैल्यू रिकवरी है। लेंडर्स या जितने भी लेंडर्स इन्वेस्टर्स हैं हिस्टोरिकली 15 से 20% एक्विजिशन वैल्यू ही रिकवर कर चुके हैं। ARC ने उससे 30%, चलो 30-40% करा, लेकिन अभी भी कम है। ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो ARC, देखो IBC सर्वेसी के अंदर भी काम कर रही है ना, फिड्यूशरी मैनेजर भी है SR ट्रस्ट का, सिक्योरिटी क्रेडिटर भी है, तो बहुत कई बार ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ट्रस्ट रिकवरीज का। एक्वायर करना डेट के बिजनेस के लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में, फिर फोकस ऑन लो रिकवरी कॉस्ट ओवर रिवाइवल। 80% रिकवरीज ARC की थ्रू डेट इन्फोर्समेंट या लिक्विडेशन मेजर्स की होती हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशनल रिवाइवल बिजनेस का हो ही नहीं पाता। लॉक्ड कैपिटल है भाई, ARC मस्ट मेंटेन स्किन इन द गेम बाय होल्डिंग अ मिनिमम 15% इशूड रिसीव्ड, लेकिन वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर प्रोलॉन्ग लिटिगेशन ये आते हैं कि डिफ़ॉल्ट अगर बॉरोवर्स ने कर दिया फ्रिक्वेंटली ड्रैग ARC को खींचते हुए, तो फिर आप कहाँ जाओगे? ये भी प्रॉब्लम है। फिर रेगुलेटरी गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, लिमिटेड ऑपरेशनल टाइम अराउंड एक्सपर्टीज़ है। तो कह रहा है कि इसके लिए ज़रूरत है सुदर्शन सेन कमेटी को बिठाना 2021 की रिकमेंडेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमिट को, यहाँ पे कमेटीज़ को क्या करा है? परमिट करा है, ताकि सेबी रजिस्टर्ड सबसे पहले तो इनको कराओ आप, ताकि कैपिटल रेज वगैरह करना आसान हो। सुदर्शन सेन कमेटी ने साफ कहा। और रेगुलेटरी इंसेंटिव यानी फॉर डिले बाय लेंडर्स इन इंटरनल रिजॉल्विंग NPA एसेट, आप कम से कम इंश्योर तो करो, डिस्पोजेबल तो हो कम से कम NPA का टाइम पर। फिर स्पेशल मेंशन किया कुछ अकाउंट्स का, जो भी कैप्चर किया डिस्ट्रेस अर्ली बाय परमिटिंग एंड इनकरेजिंग ARC, उसके लिए स्पेशल मेंशन अकाउंट का चाहिए। ब्रॉडन स्कोप है ARCs का। लिस्ट कर दो NPAs को, आप लिस्ट बनाओ कम से कम रेगुलेटरी लेंडर्स का, डिस्क्लोज करो ARC को। असेट एक्विजिशन करो फ्रॉम फॉरेन। फॉर डेट एग्रीगेशन ARC मस्ट बी अलाउड टू एक्वायर स्ट्रेस लोन्स डोमेस्टिक बोरोवर्स को। समझ रहे हो, ये काम करने की ज़रूरत है। तो यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें न्यू रेगुलेटरी रिफॉर्म चाहिए ताकि ARC अच्छे से काम कर सके। एसेंशियल पिलर है ये, अच्छे से काम करे, रिवाइवल होए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि फाइनेंशियली मोबिलाइजेशन टूल भी इस पर काम कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिपिंग सेक्टर इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और 4 मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स के तहत इसको लिया गया। लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है? ये बेसिकली डेवलप हुआ अंडर दी सागर अंकलन फ्रेमवर्क। ये नेशनल बेंचमार्क मैकेनिज्म है, असेस करना, इम्प्रूव करना ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन पोर्ट्स को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिया की पोजीशन को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में स्ट्रेंथन करना, इसलिए इसको बनाया गया। और दूसरा हमारा जो एम है PM गति शक्ति जो हमारा नेशनल मास्टर प्लान है, उसके साथ इसको अलाइन हम कराना चाह रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ हम मैरीटाइम अमृतकाल विजन के लिए भी इंटरेस्टेड थे। तो हमने क्या करा? पोर्ट्स को इवेलुएट करना शुरू करा। ठीक है, और इवेलुएट के साथ साथ ही यहाँ पर ये कह रहा है पोर्ट्स को इवेलुएट हम कर रहे हैं। दूसरा, जितने भी ड्राई बल्क या लाइट बल्क या कितने भी कंटेनर कार्गो हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। ये दूसरा, फॉर दिस इट यूजेस ऑपरेशनल इंडिकेटर्स आल्सो, सर कार्गो हैंडल्ड है, वेसल टर्न अराउंड टाइम है, बर्थ आइडल टाइम है,
ये भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो हमारा मेन काम है मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 तक फुलफिल करना। टॉप परफॉर्मर कौन से हैं इसमें? हमारे पारादीप पोर्ट है, सिक्का पोर्ट है, टर्मिनल है, मुंड्रा पोर्ट है, इन सभी ने इस कैटेगरी में टॉप की है। तो 4 डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, इसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने डेवलप करा है ताकि सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव हो सके, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म आता है ई नाविक प्लेटफॉर्म। ये 24/7 मैरीटाइम ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है जो अलाउ करता है सी फेयरर्स को कि वो ग्रीवेंसेस को फाइल करें थ्रू पोर्टल, टोल हेल्पलाइन, व्हाट्सएप, ईमेल इंडिया का, ताकि कमिटमेंट क्या हो, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन का फुलफिल हो सके। डिजिटल शिप रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल ऑन ई मुद्रा प्लेटफॉर्म की बात करें तो सिंप्लीफाई किया है इसने वेसल रजिस्ट्रेशन और फ्लैगिंग प्रोसीजर्स को। मेडिकल प्रैक्टिशनर मॉड्यूल की बात करें तो इसने रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, डॉक्टर्स ऑथराइज सर्टिफिकेट जो है सी फेयरर्स का, उसको अच्छे से अच्छे करा है। यूनिफाइड शिप रिसाइकलिंग पोर्टल भी है शिप रिसाइकलिंग फॉर क्रेडिट स्कीम का, तो इनिशिएटिव लिया गया है एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट 70,000 जो हमारे करोड़ मैरीटाइम डेवलपमेंट पैकेज लिया है। शिप ओनर्स ने क्या करा है, रिसाइकल किए वेसल्स एट हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव लिए गए। अब देखो भारत में शिपिंग सेक्टर का स्टेटस क्या है। कोस्ट लाइन की बात करें तो 11,099 किलोमीटर्स की है, 12 मेजर पोर्ट है, 200 माइनर पोर्ट्स है हमारे यहाँ जो 95% ट्रेड वॉल्यूम को और 70% ट्रेड वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की बात देखें तो इंडिया की रैंक वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में इंप्रूव हुई है फ्रॉम 44 टू 22। ठीक है, शिप बिल्डिंग की बात करें तो 18% ग्लोबली बना ही रहे हैं। इंडिया का जो शिप है वो काफ़ी, हम इस पर काम भी कर रहे हैं। कहना जो हांगकांग का कन्वेंशन है ना, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसका काम ही यही था कि रिसाइकल आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ देयर ऑपरेशनल लाइफ ये हम कर सकें, और हमारा यही था कि इसमें इंश्योर की जाए शिप्स को रिसाइकल वगैरह करके कोई रिस्क ना हो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को। अब शिप रिसाइकलिंग क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन विद शेयर अप ऑफ हमारा 30.1% और 30.5 है ना, अभी तक बढ़ा है। तो एलेंग सोसोजिया यार्ड एक गुजरात में जगह है जहाँ पर 98% इंडिया की जो शिप है वो रिसाइकल की जाती हैं। काइंडली नोट डाउन दिस, अच्छे से इसको नोट कर लो और लिख के आना। सी फेयरर्स की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ग्लोबली हैं हम। अब इनिशिएटिव क्या लिए गए हमारे शिपिंग सेक्टर के लिए, तो सबसे बड़ा है सागरमाला प्रोग्राम। 2015 में लॉन्च हुआ है सागरमाला प्रोग्राम। 20 साल का इनिशिएटिव था ताकि प्रमोट किए जाए पोर्ट लेड डेवलपमेंट और पोटेंशियल इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन का हार्नेस कर दिया जाए। लीगल पॉलिसी और प्रोसेस रिफॉर्म की बात देखी जाए तो न्यू लेजिस्लेशन है भाई, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 है, कोस्टल शिपिंग एक्ट है, इंडियन पोर्ट एक्ट है, सारे के सारे जो एक्ट हैं इससे बहुत कई चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। दूसरा मैरीटाइम इंडिया विजन है भाई, इससे 5% शेयर ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट का बढ़ा है, स्केल बढ़ा है डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस इससे काफ़ी अच्छा हुआ है। राइट टू फर्स्ट रिफ्यूज़ल का मतलब है फॉर इंडियन बिल्ड वेसल्स के लिए बनाया गया है। कोस्टल कार्गो का इसीलिए तो प्रमोट किया जा रहा है इसका शेयर भी। फिर हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस हैं, इसमें CO2 रिडक्शन की बात की गई है बाय 2030 एंड ओवर 70% बाय 2047। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, एक्सटेंशन है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी का। फिर मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है 25,000 करोड़ का। शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम से हमारी कोशिश क्या बन रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के शिप बिल्डिंग आउटपुट कैपेसिटी को बढ़ाएं। इसीलिए तो हम ग्रीन फील्ड भी ला रहे हैं, शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स को लेकर आ रहे हैं। पता है कहाँ कहाँ बनाया हमने 3 ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, ताकि हम क्या कर सकें। हम देखो पूरी कोशिश हमारी ये भी चल रही है कि हम इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट इससे रिलेटेड भी करें। लेकिन फिर भी चैलेंज है इस शिपिंग सेक्टर में, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास ग्लोबल जो शेयर है वो कम है। इंडिया की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी जो है 0.07 मिलियन GT है, ड्वार्फ बाय चाइना, साउथ कोरिया, जापान। तो लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइम लाइन जो हमारा लग जाता है ना, और कंसिस्टेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड होने की वजह से हम इनके साथ कहीं भी कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा लग जाता है क्योंकि शिप बिल्डिंग बनने में टाइम लग रहा है, फाइनेंस कर बहुत पैसे लग जाते हैं। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हमारे यहाँ करना ही नहीं चाहते, समझ रहे हो। बोरोइंग रेट कंपेयर टू हमारा दोज अवेलेबल टू ग्लोबल कॉम्पिटिटर बहुत फ़र्क है। इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है, फॉरेन फ्लैग डिपेंडेंस है, अंडर यूटिलाइज्ड है कोस्टल शिपिंग पोटेंशियल हमारा, सोचो आप। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक की बात करें तो इंटरलैंड कनेक्टिविटी है,
डीपर ड्राफ्ट्स बने पड़े हैं। करेंटली आप समझ लो 75% इंडिया का जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो है वो इंडिया के बाहर से हो रहा है। तो इंडिया ने रिसेंटली बिल्ड किया है सेमी ऑटोमेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन विजयगम केरला। तो वे फॉरवर्ड में कह रहे हैं कि पार्टनरशिप करो भाई। फिर ऐसे में तो भाई यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन एडवांस शिपमेंट कंपनीज के साथ करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, अपने वर्कफोर्स को ट्रेन करो, डोमेस्टिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाओ, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को तो लाना ही पड़ेगा। देखो अगर आप चाहते हो ना आपका सेक्टर मॉडर्नाइज हो, एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन पे बना हो, स्टोर पावर वाला हो, ग्रीन फ्यूल्स हो, इंटरनेट ऑफ IoTs हो, ब्लॉकचेन हो, तो आपको करना पड़ेगा। इसी से आपकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ पाएगी। दूसरा, कैपेबिलिटी आप डेवलप भी करो। इंडिया मस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग अ पाइपलाइन ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स ताकि हैंडल हो सकें चीज़ें। फिनेंसिंग करो, रिकवल रिकग्निशन करो रिसाइकलिंग यार्ड्स का, स्किल एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करो, इसका भी बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो पार्लियामेंट ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में बड़े सारे कंसर्न दिखाए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के, क्योंकि इन्होंने जो भी परफॉर्मेंस दी है टू इंश्योर स्किल डेवलपमेंट उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या है, NSTDC का मतलब क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये 2008 में आई थी, नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसका पता है काम अब क्या है, स्किलिंग इकोसिस्टम का कैटलाइज करना, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, नॉलेज पार्टनर बनना स्किल इंडिया मिशन के, लाइक दैट। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आई। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ताकि इनकरेज हो सके, प्रमोट हो सके स्किल डेवलपमेंट इंडिया में, ताकि यूथ जो है वो इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग ले सके। तो फंडिंग मैकेनिज्म क्या है, स्कीम कौन मैनेज कर रहा है, सेंट्रल एंड स्टेट कंपोनेंट्स, बाय ईयर मार्किंग 75 एंड 25% ऑफ फिजिकल टारगेट एंड फिजिकल एलोकेशंस, फाइनेंशियल एलोकेशंस। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के फेजेस क्या हैं। देखो हम चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट बढ़े, हमारी वर्कफोर्स स्किलफुल हो जाए। जब पहले 2015-16 में PMKVY 1.0 आया था तो हमारा था कि मैं चलो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन दो, फिर हमने कहा चलो ज्योग्राफी भी सारी कवर करनी है, फिर हमने कहा चलो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करो। फिर अभी हम जब लेकर आए हैं 2022 से प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, उसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स हो ना, उसको AI, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी के बारे में पता हो। तो की कंसर्न क्या है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिमांड ट्रेनिंग मिसमैच, disproportionality focus on sector with lower employment demand, certification gap, only 1.10 crore candidates were certified against a set target of training and certifying plans, माइक्रो लेवल का जो स्किल गैप इन्फॉर्मेशन है वो कम है, enrollment was done in the scheme by ignoring their age, education, work experience, financial management की देखें there were delays in release of fund under the state component, पैसा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाते प्लान्स, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाते, कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे मॉनिटर करना है, डेटा इंटीग्रिटी नहीं है हमारे पास। 90.95 लाख पार्टिसिपेंट एनालाइज किए जाते हैं, वैलिड 90.66 लाख होते हैं। मिसिंग बैंक डिटेल्स, उनके बैंक अकाउंट नहीं होते। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग की प्रॉब्लम, वीक आउटकम, 41% जो ट्रेनीज़ हैं उनको ऐसा हुआ है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिली ही नहीं, तो वो क्यों जाएंगे वहाँ सीखने के लिए। तो रिकमेंडेशन आई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए कि सबसे पहले वो ट्रेनिंग दो जो मार्केट की डिमांड हो, और दूसरा जो भी नेशनल स्किल डेवलपमेंट में बच्चा सीख रहा है उसको ऐसा कुछ सिखाओ जो लॉन्ग टर्म में उसके लिए काम आ सके। मैप करो सारी सेंट्रल और स्टेट के स्किल प्रोग्राम्स को, ताकि एक ऐसा डेटा इंटीग्रेट रोड मैप बन सके। IT गवर्नेंस तो बढ़ाने की आपको बहुत ज़रूरत है, इंटीग्रेट कर दो सारे डेटा को, इसके साथ रजिस्ट्रेशन कितने क्या आ रहे हैं, और क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना है। ओवरसाइट मैकेनिज्म स्ट्रेंथन करो, इफेक्टिव मॉनिटरिंग करो, फंड ट्रांसफ़र ठीक से करो, टाइमली करो, मॉनिटर करो, फीडबैक दो इनको। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इन एक्सपेंडिंग इंडिया का स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम, ताकि वर्कफोर्स इंप्रूव हो सके, गैप एड्रेस हो सके प्लानिंग, गवर्नेंस और मॉनिटरिंग प्लेसमेंट आउटकम्स के। तो देखो डिमांड ड्राइवन इंडस्ट्री अलाइन बनाना है, टेक्नोलॉजी इनेबल बनाना है, ताकि इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो सके और विकसित भारत का सपना हमारा 2047 का साकार हो सके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिकेड ऑफ टूरिज्म लेड ग्रोथ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नीति आयोग ने रिसेंटली लॉन्च करा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, इसका टाइटल था अनलॉकिंग ग्रोथ इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 2026, ताकि रेगुलेशन अट्रैक्ट हम कर सके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर। अब देखो कई तरह के टूरिज़म्स होते हैं, आप भी जाते ही होगे, स्पिरिचुअल कई बार हम जाते हैं ना, वैष्णो देवी जाते हैं हम, है ना, बुद्धिस्ट सर्किट्स पे जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं हम, है ना,
दरगाह पे जाते हैं, तो स्पिरिचुअल टूरिज्म भी चलते हैं। मेडिकल वेलनेस टूरिज्म, अगर कोई अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए, योगा आयुर्वेदा के लिए हम जाते हैं ना, या नेचुरल लाइफ जीने जाते हैं, तो वो मेडिकल वेलनेस टूरिज्म हो गया। एक एडवेंचर टूरिज्म होता है जहाँ हिमालयन राफ्टिंग वाफ्टिंग करने जाते हैं। एक हेरिटेज कल्चरल टूरिज्म होता है जहाँ ताजमहल, महा पुष्कर फेयर वगैरह चले गए। एक इको एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म होता है। एक माइस टूरिज्म होता है, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। एक निश होता है। तो ये है जैसे कि भाई किसी वेडिंग में, क्रूज़ में टूरिज्म करने गए हो आप, कोई वाटरवे में। तो इंडिया की रैंक 119 कंट्री में 39th रैंक है हमारी। अगर हम वर्ल्ड आपका इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म का देखते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा है हमारा। दूसरा, यहाँ पर इकोनॉमिक साइज देखो, 8th लार्जेस्ट टूरिज्म इकॉनमी हमारे यहाँ, 4th लार्जेस्ट हम ग्लोबली कर रहे हैं इसको। GDP हमारी, इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत बनती है। आप सोचो 84+ मिलियन जॉब इससे क्रिएट होती हैं। अगस्त 2025 तक इंडिया ने रिकॉर्ड करा फॉरेन टूरिस्ट अराइवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा था। आप देखो ना, आप ये देखिए 56 लाख्स। इंडिया के पास एम है 100 मिलियन इनबाउंड टूरिस्ट को बढ़ाने का। अब सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रॉन्ग टूरिज्म सेक्टर का? सबसे बड़ा फ़ायदा है, टूरिज्म बहुत सिग्निफिकेंट है डेवलपिंग इकॉनमीज़ का। 3 रीज़न है उसके पीछे। पहला रीज़न है हाईली एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, इससे खूब सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। एंट्री लेवल से हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, डिजिटल सर्विसेज सब बढ़ेगा। फिर जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट होगी ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लोकेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल एसेट्स में। एक एफिशिएंट सोर्स है ये फॉरेन एक्सचेंज का, इससे कितना पैसा आएगा। होम स्टेज, ट्राइबल ग्रुप, लोकल कम्युनिटी, वुमेन, इससे कितना सब कुछ बढ़ेगा। अब चैलेंजेस क्या इंडिया के टूरिज्म सेक्टर में? सबसे बड़ा चैलेंज है, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, इंडियन टूरिज्म रिमेन बिलो पोटेंशियल। तो ऑन द डिमांड साइड वीज़ा रूल है, कम्बरसम एंट्री प्रोसेस इससे बहुत रिस्ट्रिक्ट हुआ है। इंटरनेशनल इंटरेस्ट इनटू एक्चुअल टूरिस्ट अप्लाई। सप्लाई साइड में दिक्कत क्या है? अकोमोडेशन का प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, F&B सर्विसेज का प्रॉब्लम, टूरिज्म एक्सपीरियंसेस कंस्ट्रेन, ऑल्सो रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन में। हमारा जो टूरिज्म बिजनेस है ना, हर अथॉरिटी के पास है। देखो उसको मल्टीपल यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी सभी उसको डील कर रही होती हैं। अब आप ये लगा लो कि जो हॉस्पिटल्स हैं या होटल्स हैं में रिक्वायर 50% अप्रूवल, वाइल F&B एस्टेब्लिशमेंट में नीड 30 लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। स्लो क्रिएशन है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की। टिपिकल होटल प्रोजेक्ट बनाने में 36 से 48 मंथ्स लगते हैं टू बिकम ऑपरेशनल कंपेयर टू 12, जबकि एशियन डेस्टिनेशन में 12 से 18 महीने लगते हैं। तो कौन यहाँ पे इतना मत्था मारेगा, आप बताओ। रिस्ट्रिक्टिव एंड आउटडेटेड रेगुलेशंस है, पार्किंग का प्रॉब्लम, मिनिमम प्लॉट साइज, फिर रोड की विड्थ, हाई रेंज, बड़ा चक्कर है। रिस्ट्रिक्टिव वीज़ा प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेड वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। इंडिया का वीज़ा ओपननेस इंडेक्स स्क्वायर बहुत 38.14 है, बिलो द ग्लोबल एवरेज ऑफ 40। एशिया पैसिफिक वगैरह कंट्रीज़ का 46 है। करेंसी डिवोल्यूशन, सेफ्टी कंसर्न बहुत है, स्पेशली फॉर वुमेन। सस्टेनेबिलिटी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ओवर टूरिज्म से वेस्ट और वाटर स्ट्रेस आ जाता है। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, हिमालयन और कोस्टल इकोसिस्टम पे बहुत असर पड़ता है। लोकल कल्चर डिसरप्ट होता है। तो कंस्ट्रेंट है, नॉट लाइज इन टूरिज्म असेट और अंडरलाइंग डिमांड, बल्कि ना हमारी जो कंडीशंस हैं हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते चीज़ों को ठीक ढंग से। हालांकि सरकार ने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए। सरकार ने इसके लिए स्वदेश दर्शन स्कीम लेकर आई, प्रसाद स्कीम लेकर आई, स्पेशल असिस्टेंस दिया गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, देखो अपना देश, क्रूज़ भारत मिशन, ये सब इस पर काम किए गए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। भाई वीज़ा रिफॉर्म की ज़रूरत देखो आज भी है। ग्रेजुअली हमें 90 डे मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर सेलेक्टेड कंट्रीज़ के लिए तो हम रख ही सकते हैं ना। अपना डिजिटल ऑथराइजेशन बढ़ाएं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें, हम इम्प्रूव करें अपना इंटरनेशनल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि तभी तो देखो विजिटर ऐसे ही थोड़ा आएगा, इनकरेज तभी होगा ना जब उसको ईज़ रहेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर होटल क्लासिफिकेशन, इनेबलिंग इंस्टीट्यूट फॉर हॉस्पिटैलिटी, अपस्किलिंग करो 10,000 टूरिस्ट गाइड्स की। डेडिकेटेड स्टेट लेवल एक अप्रेजल होटल्स के लिए बनाओ। एक एम्ब्रेस करो कि ट्रैवलिंग के टाइम भी लाइफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइफ के लिए ऐसी चाहिए। हमें ऐसी लाइफ चाहिए जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बेस्ड हो। हम ऐसे लाइफ को ना जिए, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट हम बेसिकली जिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि एक चीज़ और है। कह रहा है इसके साथ एक चीज़ और बड़ी बन जाती है कि देखो भाई आप ये भी तो देखो ना, ऐसा भी तो देखने को मिलता है कि जो भी एक्सपेंशन ट्रैवल का आ रहा है, हमें ग्रीन डेस्टिनेशंस को प्रमोट करना है। जैसे ना ममल्लपुरम है, एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बना दो पॉलिसीज़ की। तो टूरिज़्म बहुत इवॉल्व कर रहा है। आप सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ आपकी कोशिश होनी चाहिए कि रीजनल डेवलपमेंट हो।
आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करो, आप निश टूरिज्म ढूंढो, सस्टेनेबिलिटी ढूंढो, तो वो हर चीज़ की भारत में मिशन लाइफ क्या था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अब आप सोचो ना, हम क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, हम इसलिए बातें कर रहे हैं कि भारत बहुत ख़ास है, भारत पे हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल है जिसको हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, और डेफिनेटली वहाँ के लोगों की भी उससे इनकम बढ़ेगी, हमारा इको टूरिज़्म भी पॉसिबल हो पाएगा, और हम ऐसा कुछ करें कि लोग हमारे पास आ पाए। नाउ लेट्स कम टू द शॉर्ट्स वाले पार्ट्स पे अब हम चलते हैं। पहला जो गाइस शॉर्ट है आपका वो है फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी टू सेट बाइंडिंग लेबर स्टैंडर्ड्स फॉर गिग वर्कर्स। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन आया कंसर्निंग डिसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, है ना। तो कन्वेंशन ने इफेक्ट लेता है 12 मंथ आफ्टर एटलीस्ट 2 मेंबर्स स्टेट रेटिफाई उसको करते हैं। गिग वर्कर्स का देखो ग्रोथ तो बहुत बढ़ गया है, मीडियम हाई स्किल्ड हर तरह के मिलेंगे, लीगली रिकग्नाइज कर रहे हैं हम इसको, है ना। और हम ना सोशल सिक्योरिटी फंड में भी ग्रीवेंस के लिए भी मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है, ई श्रम पोर्टल एक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर रहे हैं फॉर्मल या जितने भी नॉन फॉर्मल प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, वर्कर का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। वर्कर मस्ट रिसीव टाइमली पेमेंट ऑल्सो, फंडामेंटल गारंटी कोर राइट्स एज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी, एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इंश्योर करना, एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी देना, ठीक है। डेटा एंड वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करें, ट्रीटी मैंडेट स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स फॉर पर्सनल डेटा प्राइवेसी, स्पेसिफिक मेजर्स लें ताकि माइग्रेंट और रिफ्यूजी प्लेटफॉर्म वर्कर्स प्रोटेक्ट हो सकें। तो आईएलओ क्या है 1919 में, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज इसको इस्टेब्लिश किया गया, एंड इट बिकम द फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन इन 1946। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, और सोशल जस्टिस प्रमोट करता है, डिसेंट वर्क प्रमोट करता है, और इसमें इंडिया को ना नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1969 में। जैसे इसके बाद रिपोर्ट्स है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक की, ग्लोबल वेज रिपोर्ट है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन है, ये सारी की सारी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैग ने रिलीज़ करा है स्टेट फाइनेंस 2024-25 की रिपोर्ट में। रिपोर्ट ने कंसोलिडेटेड फिस्कल रिव्यू निकाला फॉर ऑल 38 स्टेट्स ताकि इंटर स्टेट इंटर टेम्पोरल एनालिसिस हो सके 10 साल का। कंस्ट्रेंट है स्टेट फिस्कल कैपेसिटी की, लिमिटेड फिस्कल ऑटोनॉमी, सब्सिडी बर्डन और हाई कमिटेड एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक डेट एंड टोटल लाइबिलिटी क्या है, देखो आउटस्टैंडिंग कंबाइंड जो पब्लिक डेट है वो कितना है 75.52 लाख करोड़ रुपीज़ का। टोटल लाइबिलिटी कितनी पहुंची 27.89%। अब पब्लिक डेट क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ओवर 99% ऑफ टोटल कैपिटल रिसीट्स। इसमें हैवी डिपेंडेंसी इंडिकेट करता है। पब्लिक डेट यहाँ पर इंक्लूड करता है इंटरनल डेट एंड लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो एज अगेंस्ट द 15th फाइनेंस कमीशन बेंचमार्क 3% ऑफ जीएसडीपी है। 18 स्टेट है जिन्होंने फिस्कल डेफिसिट को रिकॉर्ड करा है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेट कर रही है फॉर द पीरियड 2015-16। लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहाँ पर। शेयर है यूनियन एंड स्टेट टैक्सेस का। सब्सिडीज़ की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली टुवर्ड्स एनर्जी यूटिलिटीज़ पे लगाई जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रूडेंट हो डेट मैनेजमेंट, फिस्कल डिसिप्लिन हमें करना ही पड़ेगा, सभी स्टेट्स की क्लास लगाई जाए इस मामले में। फिर बेस ईयर रिवाइज़ किया गया, आपको पता ही है, ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिवाइज़ करा 2011-12 से अभी 22-23 कर दिया है। ध्यान रखना है अपने 10th रिवीजन है ये इसका। फर्स्ट रिवीजन इसका बेस ईयर 1937 किया गया था, अभी इसका 22-23 हो चुका है। ज़रूर याद रख लेना आप इस बात को। इसमें गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। इंक्लूसिव इसमें माइनर मिनरल्स ये सब भी होता है। आइटम की बास्केट 839 है। इसमें कार्ड विद मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, सीसीटीवी कैमरा, ये सब दिख रहे हैं। डिलीशन क्या हुआ है, कैरोसिन ट्यूब्स का, ट्यूब्स फॉर बाइसिकल, ये सब का डिलीट हुआ है। इन्हांस ग्रेनुलरिटी यानी प्रोवाइड्स अ मोर डिटेल्ड डिसएग्रीगेशन देता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का। माइनिंग कवर करता है ये फ्यूल को, मेटलिक एनर्जी, ये सब। तो इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स की बात करें, नाउ सेपरेटली ट्रैकिंग जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नीड ऑफ चेंज क्यों है बेस ईयर में, ताकि इमर्जिंग सेक्टर्स को कैप्चर किया जा सके, चेंजिंग प्रोडक्शन पैटर्न्स को, इवॉल्विंग कंजम्पशन ट्रेंड्स को यूएन बेस्ट प्रैक्टिसेस से अलाइन करके, ये सारा चीज़ें यहाँ पर लगाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो WPI क्या है, WPI का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नई सीरीज़ रिलीज़ करी है। WPI एक आउटडेटेड बेस ईयर था इसका 22-23 का, उसको करके 22-23 करा गया है। अपडेटेड ये बेस ईयर है, और याद रखना इसका भी WPI IIP दोनों का 22-23 हो चुका है। ये पहला एडिशन है जिसमें आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का और ट्रायल इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सारा कुछ इसमें इंक्लूड करा गया है। बैंकिंग, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड करा गया है। तो याद रखना
PPI विल रिप्लेस WPI इन 5 ईयर्स। 5 सालों में ये इसको रिप्लेस भी कर देगा। इसका नया नाम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। अब WPI करता क्या है, जितने भी गुड्स है ना, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वर्ल्ड सेल कमर्शियल ट्रांजैक्शन में, उसको मेजरमेंट करता है। तो न्यू सीरीज़ में इसमें याद रखना न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड करा गया है। प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ये सारे तीनों मेजर ग्रुप्स हैं जो उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NSO ने यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिलीज़ किए गाइडलाइंस फॉर कंपाइलेशन ऑफ एस्टिमेट्स एंड योर दिस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है, टोटल मेजर्स निकालता है, वैल्यू निकालता है गुड्स एंड सर्विसेज की, कि विद इन अ डिस्ट्रिक्ट कितना ये हुआ है। इसका सिग्निफिकेंस पता है क्या है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स को चेक करना, कौन बैकवर्ड है, कहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत है, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट करें, ठीक है, इनकम ओरिजिनेशन, ये सब चेक करा जाता है। फिर डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग क्या है, 1.5 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर अप्रूव करा फाइनेंशियल पैकेज फॉर इंडिया अंडर इट TPF ऑपरेशन, ताकि ग्रोथ हो सके और जॉब बढ़े। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्चुअल एंड एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट को समझना, पॉवर्टी से लोगों को निकालना, क्लाइमेट फ्रेंडली सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ करना, इसमें लोन्स, क्रेडिट, गारंटी, ये सब दिए जाते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी है, याद रखना, पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है ये, उससे अलाइंड है ये, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क को मेंटेनेंस देगा ये। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। US इजराइल की वॉर चल रही थी ना ईरान, इससे ग्लोबल काफ़ी ग्रोथ कट हुई है, ऐसा वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स ने बताया। तो ग्लोबल ग्रोथ जो है प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन 2.9% 2.5%, वीकेस्ट सिंस COVID-19। फिर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है, US इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिस्ट्रप्शंस है, रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन साउथ एशिया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें 2026 की, तो इंडिया विद 61 कॉर्न्स है, स्लिप 1 प्लेस टू 4th प्लेस इन द होल ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइमरी ड्राइवर है ग्लोबल हमारे स्टार्टअप ग्रोथ का, इससे नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स रिकॉर्ड किए गए 1063। नाउ अकाउंट फॉर ऑल यूनिकॉर्न्स कितने, 36% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल यूनिकॉर्न्स वर्ल्ड वाइड। इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स पता है कौन से हैं, जीरोधा, जेप्टो, रेजर पे। बेंगलुरु इंडिया का यूनिकॉर्न कैपिटल है, जहाँ 25 यूनिकॉर्न है, फॉलोड बाय मुंबई के 13। डायस्पोरा इंडिया में देखो आप, को फाउंडेड 156 यूनिकॉर्न्स आउटसाइड इंडिया भी हैं। तो इंडिया में कितने हैं, 61 यूनिकॉर्न्स हैं, स्लिप 1 प्लेस टू 4th पोजीशन, जब हमारा ये हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स निकाला जा रहा था। अब सार्थक PDS क्या है, देखो सार्थक PDS का मतलब है द स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन PDS। इसने क्या करा है, असिस्टेंस देगा एजेंसीज़ को, मॉडर्नाइज करेगा PDS सिस्टम को, फाइनेंशियली सपोर्ट देगा। 31 मार्च 2031 तक ये करेगा। ये देखो PDS की सारी फूड सिक्योरिटी रिलेटेड दिक्कतों को ख़त्म करेगा, ये लीकेज को, सब्सिडीज़ के राइजिंग को, इरेगुलर सप्लाई को दूर करेगा। डेटाबेस बनाया जाएगा, डैशबोर्ड तैयार करा जाएगा, ग्रीवेंसेस डील किए जाएंगे, एनालिटिक्स बनाया जाएगा, एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से रिलेटेड काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। अब यहाँ क्या कर रहा है, सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ IOA टेक्नोलॉजी के बेस पर। अब स्मार्ट वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजी के एडवांस्ड गेट ऑटोमेशन करना, फास्टैग्स हैं या आपके ANPR है या इनेबल्ड बैक काउंटिंग है, IoT है, इम्प्लीमेंटेशन करना है इसका। इससे क्या होगा, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सुधरेगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सुधरेगा, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज उससे सुधरेगा, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन स्कीम अच्छी होगी हमारी, जिसका फ़ायदा क्या, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी हमारी, अर्ली हैजार्ड डिटेक्शन हो सकेंगे। सेंट्रलाइज स्टोरेज है, प्राइमली हेल्ड बाय FCI विच प्रोक्योर्स ग्रेन्स डायरेक्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, कैरिड आउट थ्रू रूरल गोडाउंस, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के थ्रू। तो 60 से 70% जो फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुए हैं वो स्टोर किए गए हाउस होल्ड लेवल पर, ताकि ये अच्छे से काम कर सकें। मिशन सेन हेज जोरी असम का मुगा सिल्क USP मिली हुई है, ठीक है। तो ये इसको मिशन ने, ताकि मुगा सिल्क का चेन को और अच्छे से अच्छा करा जा सके। तो इसका काम क्या है, असम के यूनिक जो ये मुगा सिल्क सेक्टर है, इसको लग्जरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना। इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इसकी रीलिंग पे, इसकी वीविंग, इसकी ब्रांडिंग, इसके एक्सपोर्ट प्रमोशन में। क्योंकि देखो टाइप ऑफ सिल्क भारत में बड़े सारे हैं, मलबरी सिल्क है, एक ट्रॉपिकल टसर है, ट्रॉपिकल टसर ओक टसर का है, एक एरी सिल्क है। मुगा सिल्क में 5 मेजर वेराइटीज़ होती हैं। सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो कि सिल्क फॉर्म से आता है, यूनिक आइडेंटिटी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट। याद रखना, इंडिया का पहला GI टैग्ड सिल्क है, 2007 में हमने किया था। असम में 90% मुगा सिल्क पाया जाता है। सिल्क फॉर्म सेमी डोमेस्टिकेटेड है, ये उससे निकाला जाता है, एरोमेटिक लीव्स को फीड करता है ये। अब क्वीन पाइनएप्पल मिशन एंड पाइनएप्पल क्या है, देखो क्वीन जो मिशन क्वीन एप्पल है,
क्वीन पाइनएप्पल है, इसमें जीआई टैग इसको प्रमोट किया जा रहा है, इसको स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा है ये, ध्यान रखना, क्वीन पाइनएप्पल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विद त्रिपुरा इसको फार्मर्स को इंटीग्रेट कर रही है ताकि इसको भी एक्सपोर्ट किया जा सके। पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? अनानास कोमोसस। ये नेटिव है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अमेरिका का, मल्टीपल फ्रूट टाइप है ये, कोस्टा रिका, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया में मिलता है ये। पोर्टुगीज ने इसको इंट्रोड्यूस किया था ग्लोबली। नेशनल सीड रिजर्व के बारे में याद रखना, क्या है ये? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसको इस्टेब्लिश करा था। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशनल मिशन के अंदर आता है ताकि हाई क्वालिटी सर्टिफाइड फाउंडेशनल सीड फार्मर्स को दिए जा सके क्राइसिस और कैलेमिटीज़ के टाइम पर। कम्युनिटी सीड बैंक्स हैं गाइस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने वॉलंटरी बनाया है ये, ताकि रिस्पॉन्सिबल तरीके से स्टैंडर्ड और कैरिंग कैपेसिटी सर्टिफिकेशन क्वालिटीज़ के साथ इसको जो इंडिजिनियसली क्रॉप जो वेराइटी है ना उसको हम कंजर्व करना चाहते हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस जितनी भी हमारी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उससे दूर करने के लिए हम कम्युनिटी सीड बैंक हमने बनाया है। अब स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट थी, याद रखना फाओ इसको निकालता है, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन टर्निंग विजन इनटू इम्पैक्ट है ताकि एफिशिएंट इंक्लूसिव सस्टेनेबल वैल्यू चेन पे बना सके। तो ग्लोबल प्रोडक्शन क्या है? 235 मिलियन टन्स, 53% ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन होगा इससे, और इंडिया 9% ग्लोबल एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन करता है और रैंक्ड फर्स्ट इन इनलैंड फिशलैंड कैप्चरीज, और ये करता है इस तरह से। और फिशरी सेक्टर के फ़ायदे क्या हैं? तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, लाइवलीहुड और रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल फूड डेवलपमेंट, सेकंड लार्जेस्ट कल्चर प्रोड्यूसर है ये। इंडिया इज़ अमंग टॉप 5 कंट्रीज़ है विद चाइना, इंडोनेशिया एंड ऑल। इंडिया के इनिशिएटिव क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरी एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे फ़िश मार्केट प्राइस फॉर्मुलेशन भी होगा, और ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम, नेशनल पॉलिसी ऑन, इस पर काफ़ी असर पड़ेगा और काफ़ी इस पर काम भी होगा। FCNRA का डिपॉजिट से RBI ने अलाउ किया है कि भाई लैंड करो FCNRA डिपॉजिट करेंसी। अब FCNRA यानी कि आप समझ रहे हो, FCNR में फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट है, ये टर्म डिपॉजिट होता है, इसको फॉरेन करेंसी में डेजिग्नेट करा जाता है विद इंडियन बैंक्स। एलिजिबिलिटी कौन है? NRI OCI इसको खुलवा सकते हैं, गवर्न इसको RBI के थ्रू करता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों फुली रिपेट्रिएबल है, 1 से 5 साल का होता है। अब रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है? देखो डायरेक्टली इसको RBI ने अलाउ किया है बैंक्स को कि डायरेक्टली कर सकते हैं। रीट का मतलब है कंपनी जो अपना ओन ऑपरेट फाइनेंस खुद ही कर रही होती है, इशू करती है। इसका पर्पस होता है इन्वेस्टर्स को अर्न कराना फ्रॉम रियल एस्टेट विदाउट डायरेक्टली बाइंग और मैनेजिंग प्रॉपर्टी। ये क्या करते हैं? रोड हाईवे के लिए बनाया जाता है। इनेबल इन्वेस्टर टू अर्न इनकम फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिना आप असेट मैनेज या डायरेक्टली उस पर लगाए हुए, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं, उसमें RBI अभी इस पर काम करेगा। नेक्स्ट हमारा जीरो कूपन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। अब CSR तो आपको पता ही है भाई, CSR मैंडेटरी हमने सभी कंपनीज़ के लिए करा हुआ, और ये अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इनेबल किया है कंपनीज़ को टू फुलफिल देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू JCGF इंस्ट्रूमेंट। कुछ भी करो करना पड़ेगा। सेबी का ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ZCZP, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंटिल अनलाइक स्टॉक और बॉन्ड इट ऑफर नाइदर इंटरेस्ट नो रिपेमेंट। इन्वेस्टर कंट्रीब्यूट करता है इस पर, 10% की लिमिट लगाई हुई है। अब ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो RBI ने इसमें प्रोसेस किया ऑन बोर्ड MSME ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ताकि फाइनेंशियल ट्रेडिंग रिसीवेबल्स MSME की जा सके। इससे सेलर को अर्ली पेमेंट रिसीव होता है फॉर देयर इनवॉइसेस बाय गेटिंग देम डिस्काउंटेड। गवर्नमेंट मार्केट प्लेसेस एडिशनल पेमेंट मैकेनिज्म करने के लिए करा जाता है। अब उसके बाद CGS MFI 2.0 क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें अप्रूव करा है, एक्सटेंशन इन वैलिडिटी ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय योर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ताकि गारंटी कवरेज मिली जा सके एलिजिबल मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। एग्जिस्टिंग न्यू स्मॉल बोरोवर्स के लिए करा हुआ है, 80% अमाउंट डिफॉल्ट है फॉर स्मॉल, 25% फॉर मीडियम, ऐसे करके। अब उसके बाद डोनिक्स के एक तरह का ना, देखो NPCI ने सेकंड मेजर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है ब्लॉकचेन या टोकनाइजेशन स्पेस में फॉलोइंग फाल्कन। तो ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एक तरह से, ताकि ओपन कोलैबोरेशन हो सके बिना कुछ कॉस्ट दिए। तो एंटरप्राइज ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर है ये बेसिकली, जिसमें एक कस्टम बेस्ड बिल्ट प्राइवेट ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा री इंजीनियरिंग करके, और एक हाइपर लेजर फैब्रिक बनाया जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए। इसको एडवांस करा जा रहा है इसके डेटा बेसिस को, ताकि अनऑल्टरेबल इम्यूटेबल लेजर बना सके पेमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, अनऑथराइज एक्सेस को दूर करने के लिए। टोकनाइजेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ओनरशिप के राइट को रियल वर्ल्ड असेट्स में कन्वर्ट करते हो। NPCI से रिलेटेड काम कर रही है, ठीक है ना। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो पेमेंट और सेटलमेंट देखती है भारत में। ब्लू बॉन्ड्स की बात करें तो सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन ने
पहली बारी ब्लू बॉन्ड ऐसे निकाला है, ताकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये, ओशन फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए लगाया जाएगा इसमें। रिपब्लिक ऑफ सेशल्स ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड में फर्स्ट है जिसने सॉवरेन ब्लू बॉन्ड 2018 में किया था, ठीक है ना, ओपन। अब लास्ट है हमारा, यहाँ पर आ जाता है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है। तो कैबिनेट ने अप्रूव करा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड फॉर शेड्यूल्ड इंडियन एयरलाइंस रिवर्ट्स ATF प्राइसिंग। याद रखना 10,000 करोड़ का है ये, ताकि पर्पस क्या है इसका, ग्लोबल प्राइस की जो वॉलेटिलिटी है उसको दूर करना, इंटरेस्ट फ्री एडवांस करना, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लॉसेस से बचाना। 36 मंथ का होता है। ATF जो है इसका याद रखना, वो नियरली आपका एयरलाइन की 40% कॉस्ट को वो बियर करेगा। तो याद रखो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इंडियन लाइन टूवर्ड्स ATF प्राइसिंग, ये सारा का सारा आपने ध्यान रखना है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल बोलते हैं हम, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हमने बहुत एग्जॉस्टिवली हमने कर लिया है 1 घंटे की वीडियो के अंदर आज अपना इकॉनमी सेक्शन। कहीं कोई टॉपिक, कहीं आपको कुछ समझ ना आया हो, कोई ऐसी बात लगी हो तो ज़रूर आप बात कर सकते हैं। बाकी पूरा डिटेल में समझाया आपको क्या है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।